नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दहाड़ का और दहाड़ में आज बात होगी उसी दहाड़ की जो कि चुनावी रणभेरी के तौर पर आज बज चुका है, यानी चुनावी शंखनाद आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों के साथ हो चुका है। और 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, जिसमें शामिल है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और साथ ही तेलंगाना, जहां छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। और इन 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन नतीजे आएंगे 30 दिसंबर को, जब काउंटिंग होगी। और काउंटिंग होने के साथ साथ यह पता चल जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। जाहिर बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले विधानसभा में होने वाले चुनावों को एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ यह बड़ी अग्नि परीक्षा इसीलिए है क्योंकि एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है आईएनडीआईए गठबंधन। हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन यह साफ कर चुका है कि राज्यों में चुनाव ये सिंगल हैंडेड लड़ने वाले हैं। और जब राष्ट्रीय राजनीति की बात होगी तो इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने के लिए सामने आएगा। लेकिन आज चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही कई और सवाल खड़े हुए कि आखिर पार्टियों की रणनीति क्या होगी, कैसे ये पार्टियां आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अगर आप 2018 चुनावों की बात करेंगे, जिसके कुछ ग्राफिक के जरिए आंकड़े आपको मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि 2018 में जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। और इस बार बीजेपी फेसलेस जा रही है, यानी कि बिना किसी चेहरे के। देखिए, 5 राज्यों के नतीजे भले ही 3 दिसंबर को आने वाले हैं, जहां मध्य प्रदेश में 230 सीटें और उसके साथ ही काउंटिंग जब होगी तो 3 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। अब राजस्थान के पिछले 5 नतीजे इस वक्त आपके सामने हैं, 1998 से 2018 तक। छत्तीसगढ़ में 4 नतीजे पिछले 2003 से 2018 तक इस वक्त आपके सामने हैं। और देखिए, 1998 में कांग्रेस, 2003 में बीजेपी, 2008 में बीजेपी। और इसी के साथ साथ इन तमाम राज्यों में जो हिंदी बेल्ट के नतीजे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा जिसको लेकर चर्चा हो रही है वो बिहार से उठी राजनीति को लेकर है, यानी जातीय जनगणना। और जो सर्वे सामने आया उसके बाद कांग्रेस ने ये मांग कर दी कि पूरे देश में हम जातिगत सर्वे कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है और गरीबी सबसे बड़ी जाति है जिसको खत्म करना होगा। बहरहाल किस तरीके से तमाम पार्टियां आगे बढ़ने वाली है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि इन पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है, न सिर्फ तैयारी की है बल्कि अपनी जीत का दावा भी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये सबसे पहले दहाड़ में आगे बढ़े, मेहमानों से खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। हम पूर्ण रूप से चुनाव आयोग ने जो घोषणा की स्वागत करते हैं और जिस प्रकार से हमारे संगठन की तैयारी है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। जनार्दन को समर्पित सरकार होती है तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। पांचों राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। इस बार कमल दिवाली मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। देश भर में समझ में आ जाएगा सबको कि पंजा का ही खेल दिखेगा सबको। ये कमल का फूल जो पाप के पानी और दलदल में खिलती है, उसको भी पंजा हटा देगा। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। जनता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले,
और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। तो देखिए 27 दिन में जो वोटिंग होगी और उसके बाद काउंटिंग होगी, 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। 5 राज्य में किसकी सरकार होगी, सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे और सरकार बनाने के दावे इस वक्त करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि जनता जनार्दन है और ये जनता तय करती है कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है। जाहिर है कुछ लोगों में खुशी है क्योंकि उनका नाम लिस्ट में शामिल है। जो टिकट वितरण हुए हैं उस लिस्ट में, प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम है। तो कुछ लोग नाराज भी हैं क्योंकि उनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। बहरहाल इसी बीच में मुझे जानकारी मिल रही है, बृजमोहन अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण से उनको भी टिकट मिला है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका बृजमोहन अग्रवाल जी। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि लिस्ट आई और उसमें आपका नाम एक बार फिर से शामिल है। बधाइयों के साथ आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए छत्तीसगढ़ में की 64 सीटों को मिलाकर और पहले 21 सीटें दी गई थी, ऐसा कर कर बीजेपी ने 85 सीटों की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने अगुवाई हासिल कर ली है। 2 महीने पहले 21 सीटों की घोषणा की और आज 64 सीटों की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई है। अन्याय, अत्याचार, पीएससी का घोटाला, शराब का घोटाला, कोयले का घोटाला, धान का घोटाला और इन सब के कारण बीजेपी के पक्ष में एक वातावरण बना है और बीजेपी ने टिकट भी पहले वितरण कर कर ये तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। तय तो कर लिया है बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन सरकार बार बार 75 पार का नारा दे रही है और 2 चरणों में इस बार चुनाव होना है। बड़ी बात यह है कि 2018 के नतीजे ये बताते हैं कि 15 साल बनाम 5 साल की जो लड़ाई है उसमें जनता ऊब गई पिछले 15 सालों में आपका शासन देखने के बाद, और तब उसके बाद कांग्रेस की सरकार को मौका दिया गया। ये जो 75 पार का नारा कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, इसकी रणनीति बीजेपी के पास आगे है क्या? क्योंकि इस बार तो बीजेपी ने कोई चेहरा भी नहीं रखा है सामने। देखिए जब विपक्ष में होते हैं तब कोई चेहरा नहीं होता है। 15 साल की सरकार के कामों को अब लोग याद करते हैं और ऐसा लगता है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अन्याय के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अत्याचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शराब घोटाले में 20,000 करोड़, कोयला घोटाले में 500 करोड़, डीएमएफ घोटाले में 13,000 करोड़, धान घोटाले में 5,000 करोड़, हमारे कैंपा में 7,000 करोड़ रुपए और गौठान घोटाले में 1,600 करोड़ रुपए। 2 कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ में चार्जशीट है, 2 आईएएस अधिकारी जेल में हैं। तो लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में खर्च करने की बजाय, यहाँ के विकास में खर्च करने की बजाय कांग्रेस की सरकार ने खाली छत्तीसगढ़ को एटीएम बना लिया है और सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की सेवा में पूरे पैसे पहुंचा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए अगर सबसे बड़ा फंड कहीं से जा रहा है तो छत्तीसगढ़ से जा रहा है। और 2.5 साल का जो झगड़ा था उसमें मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए खाली अपने नेताओं आपके पीछे कुछ सेलिब्रेशन जैसी आवाजें आ रही हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। अभी तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, ये आपका नाम लिस्ट में है इसीलिए खुशी मन रही है क्या? मिठाइयां बंट रही है क्या? जी मैं पूछ रही थी कि पीछे पटाखे बजने की आवाज आ रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है, आपका नाम लिस्ट में है, मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी हैं, इसका मतलब? जी देखिए निश्चित रूप से रायपुर शहर की जनता ने 7 बार पहले मेरे ऊपर विश्वास किया, पार्टी ने विश्वास किया और 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि 7 बार जब कांग्रेस बम्पर बहुमत से जीती तब भी रायपुर की जनता ने
मुझे आशीर्वाद दिया और 8वीं बार भी जनता आशीर्वाद देगी और इसलिए कार्यकर्ता फटाके फोड़ रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। अभी आपसे मेरी कॉन्क्लेव में जब मुलाकात हुई थी तो आपके चेहरे पर मुस्कान थी, यानी कि ये तो तय था कि आपका नाम भी आएगा लिस्ट में, और इस बात को लेकर खुशी भी है कि आप जीतेंगे, ये आप मान के चल रहे हैं। जी, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के प्रेम से, और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे 7 बार विधायक बनाया है, 33 साल से लगातार विधायक बना रहे हैं। तो जनता में ये विश्वास है कि 7 बार रहते हुए भी कभी उन्होंने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया है, और इसलिए 8वीं बार भी अगर ये जीतेंगे तो जो हमारा रायपुर शहर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उसको 15 साल में हमने महानगर का स्वरूप दिया, परंतु पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने रायपुर शहर को बर्बाद कर दिया, गड्ढापुर बना दिया, अंधेरापुर बना दिया, गंदगी का नर्क बना दिया, और रायपुर शहर के साथ में सौतेला व्यवहार किया, कोई विकास के काम नहीं किए। इसलिए जनता इस बात को मानती है कि बीजेपी की सरकार में जितने काम हुए वो कांग्रेस की सरकार में कोई भी काम रायपुर के लिए नहीं हुआ, इसलिए रायपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले बृजमोहन अग्रवाल जी आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, और मुझे याद आता है बघेल सरकार 3 चीजों का जिक्र करती है, भय, भूख और भ्रष्टाचार। लेकिन इसके साथ साथ उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप आपने लगाए, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आप लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, भय कांग्रेस के राज में है, 11 से ज्यादा पत्रकार जेलों में हैं, सोशल मीडिया पे लोग कोई ओपन लिख नहीं सकते हैं, भूख से लोगों की यहां पर मृत्यु हो रही है, और भ्रष्टाचार के आखंड में तो भूपेश बघेल सरकार गले तक नहीं पूरे सिर तक डूबी हुई है। यहां पर पीएससी का घोटाला हुआ जिसमें लाखों नौजवानों ने एग्जाम दिए और अधिकारियों के 18 बच्चों के सिलेक्शन हो गए। जो पीएससी के चेयरमैन थे उसके 8 रिश्तेदारों का सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ के नौजवानों में भारी आक्रोश है, और ये सरकार भय, भूख, भ्रष्टाचार तीनों में लिप्त है। और ईडी वहीं जाती है जहां पर कहीं कुछ मिलेगा। शराब के घोटाले में 1 साल में 2100 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, धान के घोटाले में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है, कोयले में 500 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। और मैं जितने आरोप लगा रहा हूं, अगर डीएमएफ की जांच होगी तो 13000 करोड़ का घोटाला पकड़ा जाएगा, अगर कैंपा की जांच होगी तो 7000 करोड़ का घोटाला पकड़ा जाएगा, अगर गौठान की जांच होगी तो 1600 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा जाएगा। ये तो खाली प्रारंभिक रूप से। और सबसे बड़ा मामला तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो महादेव ऐप है, महादेव ऐप के संचालक कोई है तो सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, शीर्ष तक उनका नाम आता है, और वो तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कोई आएगा तो महादेव ऐप का घोटाला आएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया गया है। जो महादेव ऐप का सरगना है वो अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च करता है, चार्टर प्लेन से यहां से ले जाता है, और जब उसको छत्तीसगढ़ की सरकार गिरफ्तार करती है तो उसको तुरंत छोड़ देती है। तो ये जो घोटाले हैं ये सरकार के खिलाफ में चिपक चुके हैं, और इसलिए घोटालों की सरकार, घोटालों का सरगना अगर कोई है तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बृजमोहन अग्रवाल जी, इस बार की अब जो टिकट सामने आई है उसमें 2 चीजें बाइफरकेट करके सामने आती हैं कि एक तो ट्राइबल फैक्टर को बीजेपी ने इस बार बहुत महत्ता दी है, और जाहिर है जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आदिवासियों को महत्ता देना उचित समझा भी जाता है, लेकिन फिर भी सांसदों को, यानी कि जो राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव हैं, उनको प्रादेशिक राजनीति में पूरी तरीके से उतार देना, ये एक्सपेरिमेंट, इसके साथ बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सर ये कि अगर एक तरफ भूपेश बघेल हैं तो वर्सेस कौन है बीजेपी की तरफ से, ये सवाल सबके मन में है। देखिए, कभी भी जब कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है, जब कांग्रेस भी विपक्ष में थी तो उन्होंने किसी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया था, और आज भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, आज तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये उनकी प्रभारी शैलजा जी बोल चुकी हैं, उनके उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बोल चुके हैं कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। जब सत्ता पार्टी का अपने मुख्यमंत्री के ऊपर से विश्वास उठ गया है और वो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल चेहरा है,
और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 9 साल के किए गए कामों के आधार पर, 15 साल के बीजेपी के सरकार के किए गए कामों के आधार पर और भूपेश बघेल के 5 साल में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, अनारकी, बलात्कार की घटनाएं जो हो रही है। अभी रायपुर में एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे मल्टी स्टोरी पार्किंग में 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। 2 बहनों के साथ में रक्षाबंधन के दिन बलात्कार हो जाता है। एक शिक्षिका के साथ में शिक्षक दिवस के दिन बलात्कार हो जाता है। बस्तर में पोटा केबिन में एक आदिवासी 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। ऐसी घटनाएं यहां पर आम बात हो गई हैं। जो चौराहे हैं, उन चौराहों पर लाल बत्ती में जब लोग रुकते हैं तो उनके मोबाइल छीनकर लोग भाग जाते हैं। और इसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ये मानती है कि छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ सुरक्षित होगा तो बीजेपी और कमल आप इन तमाम चीजों को लेकर बृजमोहन अग्रवाल जी दावे कर रहे हैं, लेकिन आप रहिएगा मेरे साथ क्योंकि एक सर्वे को मैं जरूर इस वक्त सामने रखना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सर्वे है वो बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है और कांटे की टक्कर में सर्वे में कांग्रेस आगे बताई जा रही है। कांग्रेस को 45 से 51 सीटों का अनुमान जताया गया है एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल सर्वे में, और भाजपा को 39 से 45 सीटों का अनुमान और अन्य को 0 से 2 सीटों का अनुमान एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल सर्वे बताता है। बृजमोहन अग्रवाल जी, इस पर रिएक्शन, क्योंकि कांग्रेस आगे सी वोटर के सर्वे में नजर आती है, हालांकि बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है उसको। कांग्रेस 71 से 51 पर आ गई है, बीजेपी 15 से 45 पर आ गई है। तो आने वाला एक महीने के समय पर बीजेपी 51 तक पहुंचेगी और कांग्रेस जो है वो 30 के आसपास सिमट कर रह जाएगी। अभी जो सर्वे है वो तो कैंडिडेट डिक्लेरेशन होने के पहले का सर्वे है, और जिस बीजेपी के अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, जिस दिन कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, क्योंकि कांग्रेस के 35 से ज्यादा विधायकों के हारने की संभावना बताई गई है, जो कि दागी विधायक हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 2 विधायकों के ऊपर तो अभी ईडी ने चार्जशीट पुटअप कर दी है, और इसके बाद मालूम नहीं कितने विधायक और इसमें आएंगे। जब महादेव ऐप का सामने आएगा कि कितने विधायक उसमें सामने हैं, तो जब 39 से 45 आप बता रहे हैं, तो आप चुनाव तक देखेंगे कि बीजेपी बहुमत में आएगी, 51 सीटों तक पहुंचेगी। और कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिर रहा है, 71 से वो 51 पर आ गई है, तो आने वाले समय पर वो 30-35 पर आ जाएगी। ठीक है, और ये बीजेपी के लिए उम्मीद भी बढ़ाता है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी, मैंने सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय राजनीति के लोगों को राज्य स्तरीय राजनीति में उतारने के पीछे बीजेपी संकेत क्या दे रही है। रेणुका सिंह को भरतपुर सोनत से, गोमती राय को पत्थलगांव से और अरुण साव को लोरमी से, क्या एक्सपेरिमेंट है ये बीजेपी का, और इसके जरिए संदेश और इसके मायने क्या है? बीजेपी का संदेश है कि बीजेपी अच्छे काम करने वाले लोगों को, बीजेपी जो सरकार अच्छे तरीके से चला सकते हैं ऐसे लोगों को, और बीजेपी ऐसे लोगों को चुनाव में उतार रही है जिनकी जीतने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कर कर बीजेपी ने दिखा दिया है कि कोई भी बड़ा नहीं है पार्टी से। पार्टी जिसकी जीत की संभावना देखेगी, जिसको अच्छा मानेगी, उसको बीजेपी टिकट देगी, और उसी के आधार पर बीजेपी ने 5 सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा है, और इससे बीजेपी की जीत की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक अंतिम सवाल, उस टारगेट के साथ बीजेपी क्या तय कर रही है, कितनी सीटें चुनावों में हासिल कर लेगी सर? बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत कर आएगी, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो ठीक तरीके से अगर ऊपर जाता है तो गंतव्य तक पहुंचाता है। बीजेपी धीरे धीरे टेक ऑफ किया है और टेक ऑफ कर कर गंतव्य तक पहुंचेगी, और वो सरकार बनाएगी, और कांग्रेस की सरकार मिट्टी में मिल जाएगी। भ्रष्टाचारियों को यहाँ की जनता उखाड़ कर फेंक देगी।
बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी का हर कार्यकर्ता चेहरा है, ये उनका कहना है और शायद यही वजह रही है कि बीजेपी इस बार फेसलेस जा रही है चुनावों में, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन बाकी राज्यों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। इसी के साथ तेलंगाना में भी चुनाव होना है, तेलंगाना को लेकर भी तारीख सामने आ चुकी है। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। हिंदी बेल्ट को लेकर अगर आप कुछ बात करना चाहे तो आप फ्री है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन मैं शुरुआत आपके साथ तेलंगाना को लेकर करना चाहूंगी। तेलंगाना को लेकर कैसी तैयारी है और क्या लगता है आपको चुनावी नतीजे क्या होंगे 3 दिसंबर को? बिल्कुल चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं और हम पूरा समर्थन करेंगे ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अभी 5 राज्यों के चुनाव घोषित हुए और पहली मर्तबा हम राजस्थान में लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने 3 सीटों को तो डिक्लेयर कर दिया है अब तक और बाकी का जो है वो आगे आपको पता चलेगा। यकीनन तेलंगाना के अंदर भी लड़ेंगे, वहां तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट भी है, MP, और वहां पर हमारे 7 MLA ऑलरेडी वहां पर सिटिंग है, तो बिल्कुल फाइट होगी। और तेलंगाना की आवाम पे हमको यकीन है, भरोसा है कि वो इस मर्तबा फिर अपनी मोहब्बतों से, दुआओं से और वोटों से नवाजेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कैंडिडेट जहां कहीं भी खड़े होते हैं, जिनका निशान पतंग है, उनको वोट देंगे और कामयाब करेंगे। और इतना ही नहीं, तेलंगाना के अंदर KCR साहब की भी सरकार और आप हम तमाम देशवासियों ने देखा है कि किस तरह से तेलंगाना जो है आज आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे। तो जो 9-9.5 साल के अंदर इतना काम किया है, तो हम चाहते हैं कि फिर से पब्लिक उनको मोहब्बत से नवाजे और आगे बढ़े ताकि एक विजन मिले। और हम तो चुनाव लड़ते हैं ताकि डाइवर्सिटी होती है, चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है और चुनाव लड़ना अधिकार भी है। देखिए, आप माइनॉरिटी के लिए आप बताइए कौन टिकट दे रहा है? आज मुसलमानों का इतना रिप्रेजेंटेशन कहाँ है पॉलिटिक्स के अंदर? क्योंकि जो चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म है, ये तो उनको टिकट देते नहीं चुनाव लड़ने के लिए। इसीलिए तो इतने सारे कमेटियों के रिपोर्ट भी फिर आते हैं जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो हम चुनाव लड़के एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप में इनमें से लीडर बनाए जो जाए असेंबली के अंदर, आवाज उठाए, लोगों के दर्द की बयान करे, अपने एरिया का काम करे। और आपको और एक बात बताना मैं चाहूंगा कि हम चुनाव समझो आज खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, उसके दूसरे दिन से ही हमारा काम शुरू कर देते हैं। हमारा जो तेलंगाना के अंदर हेडक्वार्टर है दारुसलाम, वहां पर अगर आपके देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई सब आते हैं, सबका काम होता है। 7 MLA बैठते हैं, हमारे MP वहां पर बैठते हैं, हमारे MLCs बैठते हैं, कॉर्पोरेटर्स बैठते हैं और वेरी नेक्स्ट डे से सबका काम होता है और काम में कभी पीछे नहीं जाते। और हमारा तो मोटो ही है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। और तेलंगाना में जो काम पार्टी ने किया उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि अकबर ओवैसी साहब जो है हमारे फ्लोर लीडर और MLA, 12 स्कूलें बनाई है उन्होंने, 12 स्कूल हाई टेक, KG से आपको 12th स्टैंडर्ड तक पूरा, और हाईटेक स्कूल अगर आप जाकर देखेंगे तो वैसी स्कूल आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आएगी, जिसके अंदर कई स्कूलों के अंदर एजुकेशन टोटल फ्री, यहां तक कि स्कूल की बुक्स, कंपास बॉक्स, यूनिफॉर्म वो तक फ्री में दिया जाता है। वहां पर 4 अस्पताल बनाए हैं हमारी पार्टी ने तेलंगाना के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा अगर कोई दूसरे पार्टी के लोग बैठे हैं कि आपके किसी मंत्री ने, किसी MLA ने इतने सारे अस्पताल बनाए? ओवैसी स्कूल, ओवैसी अस्पताल, असरा अस्पताल और हाईटेक, और हर अस्पताल आपको लगेगा कि कितना अच्छा बना है जो लोगों की सेवा के लिए ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा है कि हम पब्लिक जो हम पे भरोसा करती है उसके लिए कुछ करे और वो करके दिखाया है हमने पूरे तेलंगाना में। पठान जी, कैसे होगा? क्योंकि 2018 में 7 सीटें आपके पास थी, AIMIM के पास 7 सीटें एजुकेशन दे, कैसे, किन मुद्दों के साथ और कैसे, किस रणनीति के साथ? क्योंकि इससे पहले आपने हिंदी बेल्ट में भी जोर आजमाइश जरूर की है और बहुत ज्यादा आपको उसमें सक्सेसफुल आप नहीं हुए। इस बार एक बार फिर से कोशिश है, वहां कैसे होगा और तेलंगाना में कैसे होगा जब पिछली बार सिर्फ 7 सीटें AIMIM के पास थी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर हम लड़े चुनाव, वहां पर 2014 का लड़े, वहां से 2 MLA जीत के आया, मैं, इम्तियाज जलील। बाद में 2019 का जब चुनाव आया लोकसभा का, तो वहां से औरंगाबाद से हमारे MP इम्तियाज जलील बने। बिहार के अंदर हमको कामयाबी मिली, 5 जन वहां से जीते हुए हैं हमारे। आज महाराष्ट्र में हमारे 2 MLA और पूरे इंडिया भर के अंदर UP वगैरह सब में हमारे काफी ढेर सारे कॉर्पोरेटर्स है। तो हर स्टेट का जो मुद्दा और मसाइल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं वहां के लोकल, लेकिन जो मेजर है ओवरऑल
तो यही है कि हम चाहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, हम चाहते हैं कि लोगों का विकास हो, हम चाहते हैं लोग एजुकेशन हासिल करें, सिविक फैसिलिटीज मिले, उनको अस्पताल मिले, अच्छी एम्यूनिटीज मिले और आवाज बने, लीडरशिप तैयार हो। बाकी तेलंगाना के अंदर का तो मैंने आपको बताया कि विकास आप चलेंगे मैडम हमारे साथ किसी दिन, देखिए आप चुनाव के वक्त भी अगर आप आएंगे वहां पर, तो जो काम तेलंगाना के अंदर ओवैसी ब्रदर्स ने किया है वो काम पूरे देश के किसी भी मंत्री ने, किसी भी एमएलए मिनिस्टर ने नहीं किया। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, ये गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं और इसी बुनियाद पर लोग वो दूसरी जगह भी देंगे। राजस्थान में पहली मर्तबा हम लड़ने जा रहे हैं, अभी 3 सीट डिक्लेयर किया है पार्टी ने, आगे पार्टी फैसला करेगी क्या करने का। बाकी का जो मध्य प्रदेश है वहां का देखेंगे, मगर यकीनन चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है और हमको यकीन है कि पब्लिक हमारे को प्यार करती है, मोहब्बत करती है, अपनी दुआओं से नवाजेगी और हमारा काम देखेगी तो बिल्कुल जरूर हमको वोट देगी, जिताएगी। लेकिन आफ्टर ऑल जनता जनार्दन है, पब्लिक का मैंडेट सबको मानना चाहिए, पर हम चुनाव के अंदर है और मुझे यकीन है इस मर्तबा ये सब इन लोग की जुमलेबाजी नहीं चलेगी कि आप हम सब ने देख लिया कि पिछले 9 साल के अंदर देश की क्या हालत बन कोशिशें करेंगी। दूसरी सब तरफ ये अपनी अपनी जीत चैंपियंस के दावे कर रहे हैं, सब ये बता रहे हैं कि हमने बेहतरी के साथ काम किया है। वारिस पठान जी आप रहिएगा हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त वो भोपाल में ही मौजूद हैं। प्रेम कुमार शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर आपका। और जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, सबसे पहले नड्डा जी ने दावा कर दिया कि भाई 5 राज्यों में हम जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि कांग्रेस भी यही दावे कर रही है सर। नहीं, ऐसा कांग्रेस दावे नहीं करी। आज ही आपने राहुल गांधी का स्वयं का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो दावा किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में जिस तरह का समर्थन का भाव है उसके आधार पर है। और भारतीय जनता पार्टी विविध चुनाव में सतत जो है सफलता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के परिश्रम के बल पर पाती रही है। इसलिए हमारा ये आत्मविश्वास है। इसे अति आत्मविश्वास कहना जो है ज्यादती होगी। लेकिन ऐसा क्या ये एक्सपेरिमेंट एक हो रहा है प्रेम कुमार शुक्ला जी? अभी थोड़ी देर पहले मैं बृजमोहन अग्रवाल जी से भी बात कर रही थी, तो ऐसे राष्ट्रीय राजनीति के 3 चेहरे हैं सांसद जिनको क्षेत्रीय राजनीति में उतारा गया। अब राजस्थान में भी ऐसे 7 चेहरे हैं राष्ट्रीय राजनीति के जिनको आपने क्षेत्रीय राजनीति में उतार दिया। ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट, किस तरीके की मैसेजिंग बीजेपी के जरिए इस बार की जा रही है? या आपको क्षेत्रीय चेहरों पर, क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा कम है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, हर कोई हमारे लिए कार्यकर्ता है। और आपको तो रूबिका जी भली भांति ज्ञात है, आदरणीय नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। इसी तरह से आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो गुजरात की विधानसभा के सदस्य थे। तो हमारे यहाँ गुजरात की विधानसभा का सदस्य अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, महाराष्ट्र के विधान परिषद का सदस्य अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, तो हमारा कोई सांसद चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? हमारा केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? ये प्रश्न उनके लिए है जो अति अहंकार से डूबे हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि विधायक बनना जो है वो छोटी बात है, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना छोटी बात है। हमारे यहाँ तो विधायक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तो हमारे लिए विधायक और सांसद सारे जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन चलिए, ये तो हो गई कि भाई इंटरनल पार्टी क्या डिसाइड करती है सर। वैसे आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, पूर्णिमा मिश्रा से आपकी बात हो रही है प्रेम शुक्ला जी, और क्योंकि आपने आज लिस्ट आ गई, तमाम चीज़ें हो गई बीजेपी की तरफ से अलग, जो जितनी बातें कही गई चुनावों में उतारने को लेकर। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस ने साथ ले लिया है। कौन सच्चा हिंदुत्व का पालन करने वाला है, कौन सच्चा हिंदू है, कौन किस पे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करेगा, ये जनता कंफ्यूज इससे हो या इससे उनको और क्लैरिटी मिलेगी? जी देखिए, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता हो, ऐसी कांग्रेस पर हिंदू गौर करेगा? श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं अगर 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। उनके जो हैं पुत्र प्रियांक खड़गे रोज सनातन को गालियां देते हैं। उनके साथी ए राजा जो घोटाले में भी उनके साथी रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन जो है एड्स और कुष्ठ रोग की तरह है। उनके इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर चंद्रशेखर यादव
वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को गालियां बक रहे हैं। तो जिस कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया हो, हिंदुत्व को गरियाया गया हो, सनातन को नष्ट करने की संकल्प लिया गया हो, उस पर कैसे भरोसा करेगा हिंदू नहीं, लेकिन समाज? वो तो कहते हैं ना कि हिंदुत्व किसी की बपौती थोड़े ही है, सनातन किसी का एकाधिकार थोड़े ही है। सनातन पर तो सबका उतना ही अधिकार है। नहीं, हमारा एकाधिकार नहीं, लेकिन सनातन को गरियाने का एकाधिकार तो कांग्रेस ने ले रखा है ना। तो जिस कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया हो, हिंदुत्व को गरियाया गया हो, सनातन को नष्ट करने की संकल्प लिया गया हो, उस पर कैसे भरोसा करेगा नहीं, हिंदू लेकिन समाज? वो तो कहते हैं ना कि हिंदुत्व किसी की बपौती थोड़े ही है, सनातन किसी का एकाधिकार थोड़े ही है। सनातन पर तो सबका उतना ही अधिकार है। नहीं, हमारा एकाधिकार नहीं, लेकिन सनातन को गरियाने का एकाधिकार तो कांग्रेस ने ले रखा है ना। हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास तो कांग्रेस करती रही है ना। सनातन को एड्स कहने का कुकर्म तो कांग्रेस के साथ ही सरकार करती रही है ना। इस सत्य को क्या भारत की जनता नहीं जानती? क्या मध्य प्रदेश की जनता नहीं जानती? प्रेम कुमार शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, मैं सिर्फ एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। अभी अवधेश कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, संजीव कौशिक जी इस वक्त मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी, आपसे रिएक्शन लूंगी। सबसे पहले, दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। वारिस पठान जी इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो भी तेलंगाना में कह रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन फिर भी इस बार के चुनाव आप सेंट्रिक होते हुए कहाँ देख रहे हैं? अगर मैं स्पेशली हिंदी बेल्ट के चुनावों की बात करूं तो कहाँ इस बार के चुनाव आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये मजबूरी हो गई है कि हम आदिवासी फैक्टर, SC ST OBC फैक्टर को पीछे नहीं छोड़ सकते और इसीलिए हमको उनका रिप्रेजेंटेशन मजबूत रखना है? इस बार का चुनाव क्या इसी धुरी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है कौशिक जी? पूर्णिमा, एक बार आप दोबारा रिपीट करें सवाल, चूंकि हम नहीं सुन पाए हैं, आवाज नहीं आ रही थी। अभी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। अब बोले एक बार प्लीज। जी, मेरा सवाल इसी को लेकर था कि इस बार के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को आप किसके इर्द गिर्द घूमते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बात महिलाओं को लेकर हो रही है, बात जातीय जनगणना को लेकर हो रही है, बात SC ST OBC और ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी हो रही है। ठीक है, निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान नहीं होगी, कठिन हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हर मामले में वो अपने आप को सुदृढ़ करती हुई दिख रही है। दूसरी बात, ये जातिगत जनगणना की बात हो, जाहिर सी बात है कि इस तरह की जनगणना पर की बात यदि हो रही है तो वो हिंदुत्व की जो छतरी है, जिस छतरी के नीचे इतने सारे अलग अलग क्षेत्र के या अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, उन सबको अलग अलग करने की जो एक कवायद है वो भी शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़े। दूसरी बात, महिलाओं की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जहाँ महिलाओं के आरक्षण के हित की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, उसी सूबे में जाते हैं तो एक बड़े कद्दावर और पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरह से इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं, ये भी सामने दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, यदि हम ये कहते हैं कि जो जातिगत राजनीति या महिलाओं के अलावे जो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मजबूत जो राजनीति रहती है कि जब कभी भी वो राज्य के स्तर पर अपने आप को कमज़ोर देखती है तो केंद्रीय नेतृत्व को सामने रख करके वो जो चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। हम ये भी देख रहे हैं कि 4-4 बार के मुख्यमंत्री, बड़े मजबूती के साथ अपना काम करने वाले मुख्यमंत्री के चेहरे को भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। मजबूरी उनकी ऐसी हो जा रही है कि उनको पूछना पड़ रहा है कि मामा इस बार आएंगे या नहीं आएंगे, मामा को वोट देंगे या नहीं देंगे, और इशारों में ये भी पूछते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पुनः वापस होना चाहिए या मोदी जी को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये कश्मकश जो है, आपसी खींचतान भी साफ भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि राहें आसान नहीं है, अंदरूनी खींचतान और इस तरह की। शुक्ला जी, ऐसा है क्या? क्योंकि मामा कहते हैं मैं वापस लौट कर आऊं या ना आऊं, मैं याद बहुत आऊंगा। ठीक है, रमन सिंह जी से मेरी आज दिन में ही बात हो रही थी और जाहिर है, नहीं मेरा प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल ये है कि ये तो सब जानते हैं कि रमन सिंह जी ने किस तरीके का काम छत्तीसगढ़ में किया। शिवराज सिंह चौहान एक लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बीजेपी को फेसलेस जाना पड़ता है बिना किसी चेहरे के। ये आपकी नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक होता है ना कि मान के चलते हैं कि इन लोगों ने काम किया तो इसीलिए इस बार सरकार फिर से इन्हीं को चेहरा बनाएगी मुख्यमंत्री का। जी देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस का ऐसा अंतर कला है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है 90% प्रत्याशियों की
घोषणा छत्तीसगढ़ में कर दी है और 70% प्रत्याशियों की घोषणा मध्य प्रदेश में कर दी है। आज तक कांग्रेस की सूची नहीं आई, राहुल गांधी आए सूची नहीं आई, मल्लिकार्जुन खड़गे आए सूची नहीं आई, प्रियंका वाड्रा आई सूची नहीं आई। उनकी बैठकों में से सूची निर्धारित करने की बैठकों से कमलनाथ उठ के भाग जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने कमलनाथ जो है जन आशीर्वाद यात्रा तक में शामिल नहीं होते हैं। दिग्विजय सिंह की तस्वीर जो है जन आशीर्वाद यात्रा से काट दी जाती है, तो इनकी जन आक्रोश यात्रा से काट दी जाती है। तो इनकी जो दशा है, ये छत्तीसगढ़ की सूची नहीं जारी कर पाते, ये राजस्थान की सूची नहीं जारी कर पाते, ये मध्य प्रदेश की सूची नहीं जारी कर पाते। और जिस मध्य प्रदेश में अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं, जिन सीटों पर पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी, उस पर हमारे हेवी वेट उतर जाने के बाद कांग्रेस से न तो कमलनाथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, न दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, न सुरेश पचौरी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, न विवेक तनखा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, न अरुण यादव चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो किसके यहाँ भगदड़ है, जरा बताइए। लेकिन बैठकों का दौर तो मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ा हुआ ना, दिल्ली तक दौड़ लगी। प्रेम शुक्ला जी। हाँ, तो लगेगी, हमारी प्रक्रिया है वो पार्टी की। इनके यहाँ तो दौड़ने के बाद भी ये तय नहीं हो पा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए कमलनाथ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, विवेक तनखा मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, दिग्विजय सिंह की हिम्मत नहीं है। पिछले उन्होंने 20 वर्षों में एक चुनाव नहीं जीता है, पिछले 20 वर्षों में अभी तक नहीं घोषित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नहीं घोषित किया है, अभी तक पार्टी ने नहीं घोषित किया है, नहीं घोषित किया है। और कमलनाथ अभी चुनाव लड़ना भी तय नहीं है, कमलनाथ का अभी चुनाव लड़ना भी तय नहीं है। चेहरा आगे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस से नहीं, देखिए आधिकारिक तौर पर तो अभी कांग्रेस ने कोई घोषणा ही नहीं की है कौन उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा। लेकिन ये बात साफ है कि कमलनाथ जी, अवधेश जी की आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, अगर इसको हम करेक्ट करेंगे। हेलो, हाँ अवधेश जी। कांग्रेस ने अभी तक केवल इतना ही घोषणा किया है सेंट्रल से आज कि हमारे अगर सरकार हमारी आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। यानी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए जातीय जनगणना है। ये आज लंबी बैठक के बाद आई है। तो अब तो इस बार का चुनाव जो है उसमें INDIA के सामने जातीय जनगणना का मुद्दा है, लेकिन कमलनाथ जी वहां हिंदुत्व को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां घोषणा नहीं करते हैं, उससे ज्यादा हिंदुत्व पर इस समय आगे कमलनाथ जी हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र पर भी जब पूछा कि भाई आप तो जिस बाबा के यहाँ जाते हैं वो तो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है। तो हिंदू राष्ट्र की सीमा तक चले गए हैं। तो कांग्रेस को वहां मध्य प्रदेश में या दूसरी जगह इसका उत्तर देना होगा कि हिंदू राष्ट्र में और जातीय जनगणना में क्या दोनों के बीच संतुलन है। कांग्रेस की कोशिश यह है कि लगातार हार के बाद वो ये समझने में शायद सफल नहीं है कि उसकी हार के कारण लगातार क्यों हुए हैं, क्यों वो बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी बनी है। उसको ये लग रहा है कि मंडलवाद के दौर में जिस ढंग से पिछड़ी जातियों की आवाज उठाकर कुछ पार्टियां सामने आ गई है, अगर कांग्रेस उसी नीति पर चलती है तो शायद कांग्रेस उनके स्थान पर आ सकती है। अब देश में इस समय बिल्कुल दो धारा इस कारण से हो गई है इस चुनाव से, जो लोकसभा चुनाव तक जाएगी। एक और वो धारा है जो 1990 के मंडल के दशक में देश को ले जाना चाहते हैं। वो इस बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं कि 35 साल से सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का शासन था, तो उन लोगों ने पिछड़ों का उस ढंग से विकास क्यों नहीं किया है, सवाल उठेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह लिख के दे दिया है कि यह व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। हमारा मुद्दा, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि हमारा मुद्दा तो हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हमने जो है महिलाओं को आरक्षण दे दिया है विधानसभा और लोकसभा में। तो एकदम क्लियर दो धाराएं इस बार हो गई है। एक और वो धाराएं हैं जो जातीय भाव को खड़ा करती हैं, दूसरी ओर एक हिंदू राष्ट्रीय राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये प्रैक्टिकली आप समझते हैं, क्योंकि ये देखा है कि कोई भी चुनाव हो, किसी भी राज्य का चुनाव हो, वहां जब पार्टी टिकट बांटती है तो वो इसी आधार पर बांटती है कि किस क्षेत्र में किस जाति का ज्यादा दबदबा है, वहां से उसी कैंडिडेट को उतारा जाए। आपको लगता है कि ये जाति का फैक्टर चुनावों में गायब हो सकता है या कमतर हो सकता है? देखिए, ये दोनों दो चीजें हैं।
उम्मीदवारों में जातियों का चयन करना और पूरे देश में जातीय जनगणना कराकर, और उसके वो भी नहीं बता रहे हैं कि जातीय जनगणना, जैसे बिहार में मैं पूछ रहा हूं, बिहार में अगर जाति आधारित गणना हुई तो उस गणना के बाद उसका क्या करना है, किस उद्देश्य से किया गया है, यह भी स्पष्ट नहीं है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट उनको अगर ये लग रहा है तो ये हतप्रभ करने वाला है। जो आपका सवाल है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जाति के राज्यों में सभी जातियों ने जाति की सीमाओं को लांघ करके नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व और हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद के नाम पर मत दिया था। उसमें यादवों की भी बड़ी संख्या मत वो गया था। तो इसका मतलब यह है कि देश में जातियां उससे बाहर निकलना चाह रही हैं। तभी नरेंद्र मोदी को 2014 से ज्यादा 2019 में वोट और सीट मिले हैं। एक कंसोलिडेशन हुआ है उसमें। अगर फिर से जो जातियां कोशिश कर रही है पीछे ले जाना, अगर देश पीछे जाने के लिए तैयार है तो मुझे तो हैरत होगी उसमें। लेकिन एक सवाल जरूर उठेगा कि आज आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, 2014 में कर्नाटक सरकार ने जाति आधारित गणना कराई थी, वो जारी क्यों नहीं हुआ? राजस्थान में भी एक गणना हुई थी, वो जारी क्यों नहीं हुआ? 2011 में आपने गणना कराई थी, उसको जारी क्यों नहीं किया है कि आज इसको इशू बनाने जा रहे हैं? अभी देश को तय करना है इस चुनाव में, और ये लोकसभा चुनाव तक रहेगा कि देश क्या मंडलवाद के दौर में वापस जाना चाहता है या वहां से निकलकर जो विकास की दिशा में बढ़ा है, जो राष्ट्रवाद का इस समय संपूर्ण दुनिया में भारत के वैभव की चर्चा हो रही है, प्रभाव बढ़ रहा है, उसको आगे ले जाना है। ये चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। संजीव कौशिक जी, किस तरफ बढ़ते हुए हम नजर आ रहे हैं? जब जातीय जनगणना या सर्वे सामने आया तो यही हुआ कि आप मंडल कमंडलवाद 1990 की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। उधर मोदी कहते हैं कि हमें गरीबी खत्म करनी है और हमें उन गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के विकास के रास्ते पर लेकर आना है ताकि आरक्षण जैसी चीज को हम खत्म कर सकें, उस व्यवस्था को हम खत्म कर सकें। क्या आपको लगता है कि जनता इतना इन चीजों को डीपली समझ सकती है, या उसके लिए अभी भी वो चेहरा मायने रखता है जो चुनावी मैदान में है? जनता के लिए मायने रखता है कि उसके मुद्दे कौन सुलझाता है और उनकी समस्याओं को कौन दूर करता है? पूर्णिमा, बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी इलेक्शन के वक्त अपने जाति को लेकर के मुखर हो जाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं और लोग जानते भी हैं, वहाँ यदि ये विश्लेषण किया जा रहा है कि जाति व्यवस्था को खत्म किया करने की बात हो रही है, बड़े ताज्जुब की बात है। नहीं, लेकिन संजीव जी, इसमें ताज्जुब की बात तो ये भी है ना, जो 90 के दशक, इसमें ऐड ऑन बस कर रही हूँ मैं, आप इसको पूरा करिएगा। मैं बस इसमें जोड़ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शंस इस पे भी आते हैं ना कि आप कहते हैं पूरे देश भर में आप जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन आपके अपने ही शासित राज्य जनगणना करके बैठे हैं लेकिन आंकड़े जारी नहीं करते। पूर्णिमा, ये मत बोलिए कि 90 के दशक में, ये मत बोलिए जिस 90 के दशक की बात बार बार हम कह रहे हैं, जिस समय उग्र हिंदुत्ववाद की बात चल रही थी और एक भारतीय जनता पार्टी अपने कदम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही थी, उस समय मंडल ही इस कमंडल पे भारी पड़ा था और सामाजिक न्याय की बात ही जो सामने आई थी, जिसके वजह से ये सच है। ये सच है कि जो उस समय हिंदुस्तान में एक ज्वलंत और जलता हुआ हिंदुस्तान दिख रहा था, उस पर यदि आंच को कम करने की कोशिश की गई थी तो इसी से कम करने की कोशिश की गई थी। और जिसकी जितनी भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से यदि लगातार ये बात कही जा रही है तो क्या ये गलत है? यदि नहीं चाहती है केंद्र सरकार तो कह दे कि हम नहीं कराएंगे, जाति आधारित जनगणना नहीं कराएंगे, कॉलम हटा दे जाति से, आरक्षण के बारे में खुल के बोले। लेकिन आप खुल के बोलेंगे भी नहीं कि जिसकी तो खुल के नहीं, निश्चित तौर पर जिसकी जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उसके आधार पर उसकी भागीदारी होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रख करके ये जातिगत जनगणना की बात हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि जाति से आधारित यदि ये एक आंकड़े सामने आए, आप बात कर रहे हैं अभी क्या हुआ कल की बात जो कांग्रेस पार्टी तो मतलब आप आर्थिक आरक्षण के पक्ष में ना होके आप जातिगत आरक्षण के ही पक्ष में हैं। जो आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की भी अद्यतन जानकारी की बात की है कांग्रेस पार्टी ने, केवल जातिगत जनगणना की बात नहीं की है। उसने कहा कि इससे ये भी एक डेटा आएगा कि लोगों की आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, अद्यतन जानकारी मिलेगी, उसके आधार पे आगे मैं एक छोटा सा उत्तर जल्दी से आप देश में ऐसा है कि आरक्षण पर मैंने कोई बात नहीं की है। देश में जब तक एक समानता नहीं होती है, एक लिमिटेड आरक्षण होना ही चाहिए। आरक्षण का विरोध कोई नहीं कर रहा है। पहली बात तो यह है कि इसके बारे में कोई अगर ऐसा सोचता है। दूसरा, 1990 में जो ये कह रहे हैं
जिस मंडलवाद के हीरो बन के बीपी सिंह उतरे थे, उनकी राजनीति 1990 के बाद खत्म हो गई। और जिस भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को खत्म करने के लिए मंडलवाद आया था, वो 1991 के चुनाव में अपना उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया अभी था। तो सिर्फ शुरुआत है अवधेश जी। देखिए, इसी तरीके से अब तो बहस चलती रहेगी, कई मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी, बयानबाजी का दौर चलता रहेगा और करीब 52 दिन तक हम ये देखेंगे जब ये सियासी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका जुड़ने के लिए, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही संजीव कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ का हिस्सा होने के लिए। बहरहाल आज 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, पार्टियां तैयार हैं, लिस्ट निकलने का सिलसिला, प्रत्याशियों की घोषणा लगातार जारी है और 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे कि कौन से प्रदेश में किस पार्टी ने बाजी मारी है और कौन खाली हाथ बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का।